प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको परावर्तन से संबंधित नोट्स उपलब्ध कराए थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको उन नोट्स को स्पष्ट करने का, समझाने का कार्य करता हूँ। प्रकाश, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश वह है जो हमें विभिन्न वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के उस भाग को कहते हैं जिसे सामान्य तौर पर हम अपने नेत्रों से देख पाते हैं। प्रकाश की यह परिसर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक के क्षेत्र में रहता है। प्रकाश के संदर्भ में और अधिक जानकारी हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। इस अध्याय में हमें मूल रूप से परावर्तन की घटना को समझना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी वस्तु की सतह पर टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी एक माध्यम से आना और उस माध्यम के पृष्ठ से टकराना और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, जिन्हें मैं आपको निम्न चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एम डैश परावर्तक तल है, अर्थात यह वह तल है जिस तल से प्रकाश किरण टकराकर वापस लौट जाएगी। इस तल पर पीछे ये तिरछी लाइनें इसलिए बनाई गई हैं कि यह पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात ये प्रकाश को पारगमित न कर उसे उसी माध्यम में वापस भेज देगा। यहाँ दिखाई गई किरण PQ, जो कि दर्पण के बिंदु Q पर आपतित होती है, आपतित किरण कहलाती है। तथा बिंदु Q आपतन तल पर स्थित बिंदु Q अविलंब कहलाता है। आपतन तल पर स्थित बिंदु Q आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर एवं परावर्तक तल पर खींचा गया लंब QX अविलंब कहलाता है। एवं वह किरण जो वापस लौट कर उसी माध्यम में लौट जाती है, QR परावर्तित किरण कहलाती है। यहाँ आपतित किरण PQ द्वारा अविलंब QX के साथ बनाया गया कोण PQX आपतन कोण कहलाता है, तथा परावर्तित किरण QR द्वारा अविलंब QX के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ चित्र में स्पष्ट है कि
PQX आपतन कोण जिसे I से प्रदर्शित किया गया है, और RQX परावर्तन कोण है जिसे R से प्रदर्शित किया गया है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात चित्र में किरण PQ जो कि आपतित किरण है, किरण QR जो कि परावर्तित किरण है, तथा अविलंब QX ये एक ही तल में हैं। एक ही तल का अभिप्राय इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिस प्रकार क्रिकेट के खेल में तीनों स्टंप एक ही सीध में लगाए जाते हैं और एक परिस्थिति में खिलाड़ी को तीनों स्टंप एक ही दिखाई देते हैं, अर्थात एक के पीछे दूसरा और उसी के पीछे तीसरा स्टंप छुपा होता है। इसी प्रकार यदि हम किरणों को देखें तो ये तीनों किरणें एक ही तल में होने का अभिप्राय ये है, यदि हमें सामने से एक ही किरण दिखाई दे रही है तो दूसरी किरण उसके पीछे छुपी हुई है। परावर्तन के दूसरे नियम में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I और एंगल R इक्वल होते हैं। यहाँ नोट्स में मैंने आपको समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जिनमें यदि आप समझेंगे, यदि किसी आपतन तल पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो अविलंब और आपतित किरण चूंकि एक ही होती है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 हो जाता है, और चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए दोनों का ही मान 0 हो जाता है। किसी दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। इसका अभिप्राय है, यदि ये कोई दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये परावर्तित किरण है। यदि मैं दर्पण को ही थीटा कोण घुमा दूं तो दर्पण को ही थीटा कोण घुमाने का अभिप्राय है कि दर्पण को ही थीटा कोण घुमाने का अभिप्राय ये है कि ये किसी दर्पण पर यदि ये कोई आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यदि मैं दर्पण को थीटा कोण घुमा दूं, अर्थात दर्पण को ऐसे घुमा दिया गया अपनी प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण, तो ये परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये 2 थीटा कोण, थीटा कोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या। आपने देखा है कि जब आप किसी बार्बर के यहाँ जाते हैं तो आपको बार्बर की शॉप में दोनों ओर के दर्पणों में अपने कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उन प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिए गए हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है? किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब जब किसी दर्पण द्वारा बनता है तो वह बिंदु है जहाँ बिंदु वस्तु से चलने वाली कम से कम कोई 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो वास्तविक रूप में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। यदि ये किरणें वास्तविक रूप से काटती हैं तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि ये कहीं काटती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। गोलीय दर्पण। छात्रों, समतल दर्पण के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर रखा है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। किसी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ऐसा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और
यदि किसी कांच के उभरे हुए भाग को काटकर उसके एक भाग को काटकर उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा गया होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव वह बिंदु जो दर्पण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और हम कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। दर्पण आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक वॉच ग्लास, यद्यपि वॉच ग्लास भी आपने नहीं देखा होगा, तो आप यदि किसी गोल वस्तु, किसी गोल गेंद लें और गेंद को ऊपरी सतह से हल्का सा कट कर लें, या आप एक टमाटर गोल लें और उसको आप अगर एक सतह से काट लें तो जो वस्तु बनेगी वह दर्पण जैसी होती है। यद्यपि टमाटर ठोस होता है तो उसका एक तल समतल होगा। यदि यही चीज़ खोखली हो, जैसा कि मैंने कहा गेंद, प्लास्टिक की गेंद या कोई गेंद, तो उसका वह हिस्सा दबा हुआ होता है। तो जो हिस्सा पूरा दबा हुआ है या जो हिस्सा उभरा हुआ है, ये दोनों ही हिस्से इन दोनों दर्पणों में परावर्तक तल का कार्य करते हैं। तो इस परावर्तक तल का मुख्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो दूरी है वह दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अर्थात उस गोले की गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या जिससे दर्पण को काटकर निकाला गया है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण का द्वारक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दर्पण को जब किसी गोले से काटकर निकाला गया तो उसका वह दबा हुआ या उभरा हुआ भाग के व्यासतः दूरी, अर्थात दर्पण या गोला, जैसा कि जिसको कि हम हलवा प्लेट की तरह से भी कह सकते हैं, तो उस प्लेट के दो विपरीत बिंदुओं के बीच की दूरी दर्पण का द्वारक कहलाती है। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को आप निम्न चित्रों के माध्यम से समझें। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण के केस में आप देखेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती हैं। उत्तल दर्पण के केस में आप देखेंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये सारी किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों बिंदु दर्पण के मुख्य फोकस कहलाते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसे आप चिन्ह परिपाटी समझने के पश्चात जान पाएंगे। फोकस समतल। फोकस समतल एक नई चीज़ है। फोकस समतल आप देखेंगे इस चित्र में, गत चित्र में आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। लेकिन प्रस्तुत इस चित्र में किरणें परस्पर समांतर तो हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। इस प्रकार की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर न काटकर किसी एक अन्य बिंदु पर काटती हैं। यह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं है, मुख्य अक्ष से अलग स्थित है। इस प्रकार इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, और हम कह सकते हैं कि फोकस और यह बिंदु जिस तल में स्थित होता है वह तल फोकस तल कहलाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अर्थात फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2। इस प्रतिबंध या इस सूत्र में एक शर्त है
यह प्रतिबंध केवल तभी सत्य है जब कि किरणें उपाक्षीय हों। अब उपाक्षीय किरणें क्या हैं? माना कि ये कोई दर्पण है, यदि किसी दर्पण का द्वारक, यहाँ इस चित्र में आप द्वारक भी समझें, ये दूरी दर्पण का द्वारक कहलाती है। यदि किसी दर्पण का द्वारक बड़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो उस दर्पण पर आपतित किरणें, कुछ किरणें अक्ष के पास होती हैं और कुछ किरणें अक्ष से दूर होती हैं। अक्ष के पास वाली किरणें उपाक्षीय किरणें कहलाती हैं, जबकि अक्ष से दूर वाली किरणें सीमांत किरणें कहलाती हैं। अक्ष के पास वाली किरणों को उपाक्षीय किरणें कहा जाता है और अक्ष से दूर वाली किरणों को सीमांत किरणें कहा जाता है। तो यह समीकरण केवल इन उपाक्षीय किरणों के लिए ही सत्य है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह तब सत्य है जबकि दर्पण का द्वारक ये छोटा हो। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का निगमन। अब हम इस सूत्र के डेरिवेशन को समझाएंगे। आप इस चित्र में देखें, यहाँ आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक किरण दर्पण, ये दोनों दर्पणों के लिए चित्र दिया गया है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। यह चित्र आपको समझ में आता है कि अवतल दर्पण के लिए है। यहाँ एक किरण दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है अब और दर्पण के फोकस से होकर वापस लौट जाती है। किसी भी गोलीय पृष्ठ के उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा चूंकि उस पर लंब होती है, अतः यहाँ CM अविलंब है और अविलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण होता है, इसलिए यहाँ आपतन कोण थीटा है, आपतन कोण थीटा, और परावर्तन कोण भी थीटा है। अब यदि मैं प्रस्तुत चित्र में बिंदु M से दर्पण के मुख्य अक्ष PC पर एक लंब खींचूं तो वह बिंदु D पर आकर के उसे काटता है। अब आप इस चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज MCP, एक त्रिभुज है MCD और दूसरा त्रिभुज जो आप देखेंगे वो है MFD। इन दोनों त्रिभुजों में बहुत स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल MCP थीटा तथा एंगल MFP 2 थीटा। त्रिभुज MCD में tan थीटा बराबर MD/CD, त्रिभुज MFD में tan 2 थीटा बराबर MD/FD। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया, उपाक्षीय किरणों के लिए, किनके लिए? उपाक्षीय किरणों के लिए थीटा और 2 थीटा के मान अति अल्प होंगे तथा बिंदु D और P अति निकट होगा। बिंदु D और बिंदु P अति निकट होगा। इसे आप थोड़ा समझेंगे, पृथक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर ऐसा दर्पण है और ये किरण है, इससे अगर मैं लंब खींचूंगा तो यहाँ आएगा, ये बिंदु P और ये बिंदु D। अब यदि उपाक्षीय किरण है तो वो थोड़ी नीचे आएगी और इससे खींचा गया लंब ये यहाँ, इस प्रकार अब ये जो बिंदु D आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ, और P और D के बीच की दूरी घट जाएगी। अतः इस स्थिति में बिंदु D बिंदु P के अति निकट होगा। तो नापी जाने वाली दूरियां D की बजाय हम P से नाप सकते हैं, अर्थात
एफ डी पी एफ के बराबर होगी, जिसको कि दर्पण की फोकस दूरी कहा जाएगा, और सी डी सी पी के बराबर होगी, जो कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर होगी। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम निम्न तथ्य लिख सकते हैं। इस तथ्य से एम डी कैंसिल हो जाएगा, एफ डी जो है अतः यहाँ हमें एफ डी बराबर सी डी बटे 2 प्राप्त हो जाता है। ऊपर बताया गया है कि सी डी सी पी के बराबर है तथा एफ डी पी एफ के बराबर है, और पी एफ एफ के और सी पी आर के बराबर है। अतः हमें सूत्र एफ बराबर आर बाई 2 प्राप्त हो जाता है। इस सूत्र को आप उत्तल दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं। उसके लिए उपयोग समझाई गई प्रक्रिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मेरे द्वारा नोट में ये बात बताई गई है कि दर्पण के लिए सूत्र केवल तभी सही है जबकि दर्पण का द्वारक दर्पण की वक्रता त्रिज्या की तुलना में अत्यधिक छोटा हो, और या उपाक्षीय किरणों के लिए ही सत्य है। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रकाशिकी में दूरियां कैसे नापी जाती हैं और क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला नियम यह है कि दर्पण को सदैव या दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होता है। यदि यह मिरर है तो मिरर पर लाइट सदैव लेफ्ट साइड से डाली जाएगी। यह बिल्कुल कार्तीय निर्देशांक तल की तरह से है, जिसमें कि एक मुख्य बिंदु होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और उसकी दाहिनी ओर एक्स अक्ष की तरफ धनात्मक और उस लेफ्ट साइड में बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। उसी प्रकार यहाँ है, परंतु यहाँ एक तथ्य जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश सदैव लेफ्ट से राइट की ओर डाला जाता है, इसलिए यहाँ मूल बिंदु से सीधी दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और लेफ्ट बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये दूरियां नेगेटिव और ये दूरियां पॉजिटिव। सारी की सारी दूरियां मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं। मूल बिंदु से संपूर्ण दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई नापने का कार्य मूल बिंदु से न होकर वह मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर होता है ऐसे, या लंबवत नीचे की ओर होता है ऐसे। मुख्य अक्ष से, दर्पण के मुख्य अक्ष से वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबवत ऊपर की ओर नापी जाएगी या लंबवत नीचे की ओर नापी जाएगी। लंबवत ऊपर की ओर नापी गई ऊंचाई धनात्मक कहलाएगी और लंबवत नीचे की ओर नापी गई ऊंचाई ऋणात्मक कहलाएगी। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु वस्तु से चलने वाली असंख्य किरणों में से हमें केवल 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो आप बिंदु वस्तु से चलने वाली किन्हीं 2 किरणों को लेकर दर्पण से परावर्तन के नियमों का प्रयोग कर परावर्तित किरणें ज्यामितीय विधि से बनाते हुए दर्पण से बनने वाले किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। परंतु व्यवहारिक तौर पर निम्न 4 किरणों का यदि हम प्रयोग करें, 4 में से किन्हीं 2 का, तो प्रतिबिंब प्राप्त करना आसान होता है। यहाँ सर्वप्रथम आप देखेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से जाती है।
ऐसा अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो फोकस से होकर आ रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार दूसरे नियम में आप देखेंगे कि दर्पण के फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो किरण दर्पण के फोकस में घुसेगी, लेकिन चूंकि बीच में दर्पण है तो फोकस में तो जाती नहीं है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर ही वापस लौट जाती है। नियम 3 में आप देखेंगे वह किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। आप यहाँ मूलतः समझ सकते हैं, मैंने पहले बताया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को पृष्ठ के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर लंब होती है, अर्थात यह किरण वास्तविक में लंबवत आपतित है, अर्थात इस किरण के लिए आपतन कोण का मान 0 है। तो परावर्तन के नियमों से इस किरण के लिए परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। अतः किरण जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग को जाते समय भी ट्रेस करेगी। इसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए भी यही बात, उत्तल दर्पण के केस में भी यही चीज़ है। वह किरण ये जो कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कि वापस भी वक्रता केंद्र से ही आ रही है। इसके अलावा आप किसी एक सामान्य किरण के लिए देख सकते हैं। कोई एक सामान्य किरण जो दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है, तो जिस कोण पर वह आपतित होती है वही कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है। यही बात उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। यदि आप इस चीज़ को किसी एक अन्य बिंदु के लिए देखें, जैसे कि ये दर्पण, कोई एक सामान्य किरण यदि दर्पण पर इस तरह से आपतित हो तो आप उसकी परावर्तित किरण कैसे बनाएंगे? इसके लिए सर्वप्रथम आप दर्पण के वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु को मिलाएंगे। डेफिनेटली यह आपतन बिंदु ही पर खींचा गया लंब होगा तो यह विलंब हो जाएगा। अब आप आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए एक दूसरी किरण अविलंब के दूसरी ओर खींच देंगे, यह किरण परावर्तित किरण होगी। इस नियम का प्रयोग कर आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी दर्पण से परावर्तित किरण खींच सकते हैं। अब